शुभ संध्या सभी को। बताइएगा, मेरी आवाज़ जा रही है सभी के पास? जी। चलिए, तो हम सब अब प्रश्न पर आते हैं। कल हम सब जो यूनिट 5 कविता का पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसका भाग 2 किए थे और आज लास्ट हम लोग भाग 3 करेंगे। यानी कि कविता से जो हमारा यूनिट 5 है, लगभग लगभग 2023, 2022, 2021 मुझे जहाँ से भी जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगा है पीवाईक्यू, उसे मैं लेकर के आई हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अब हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हम लोग कल तक किए थे ना, कल तक यहीं पर किए थे। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। उर्वशी 1961 ईस्वी में दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कामाध्यात्म की रचना है और सन 1972 में फिर इसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पुरस्कार प्राप्त होने का वर्ष अलग है और रचना का प्रकाशन वर्ष अलग है। तो दोनों का वर्ष हमें याद रखना है। चलिए, स्त्री पात्र पूछा गया है तो सहजन्या है, चित्रलेखा है और निपुणिका है। बिल्कुल, आप सभी लोग सी जवाब दे रहे हैं। 3 हमारा सही है। अब ये सहजन्या और चित्रलेखा, याद रखिएगा, ये अप्सराएं हैं। सहजन्या, चित्रलेखा, उर्वशी, रंभा, मेनका, ये सब अप्सराएं हैं जो इस काव्य में चित्रित हुई है। उसके बाद फिर निपुणिका कौन है? तो निपुणिका है औशीनरी की सहेली या सेविका, आप कह सकते हैं। औशीनरी कौन है? तो पुरुरवा की पहली पत्नी। पुरुरवा की पहली पत्नी है औशीनरी। ठीक है, औशीनरी को छोड़ करके पुरुरवा उर्वशी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो पात्र हमसे पूछा गया है तो ये हमारा ए डी ई सही हो जाएगा। चलिए, इसके आगे हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। ये कल वाला ही प्रश्न है। ये जो है कि मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। पूछा है कि इसमें आखिर अर्थ क्या निकलेगा इस कविता से। तो यहाँ पर जो ज्यादा सही है उसको हम लोग टिक किए थे, लेकिन एनटीए के द्वारा जो उत्तर माना गया है वो है 3 और 4। इसीलिए मैं ये प्रश्न को फिर से लेकर के आई। लेकिन ये जो दूसरा है ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, तीनों ही इसमें सही है। और जानबूझ के ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों का समय ज्यादा से ज्यादा व्यर्थ हो। और क्योंकि आपके पास 3 घंटे का ही समय होता है, ऐसे प्रश्न देखते हैं तो कंफ्यूजन होगा ही। हमें संदेह होता है कि आखिर दूसरा सही होगा, तीसरा या चौथा, और फिर हम किसी तरीके से 2 को सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि आंसर की में तो गलत हो गया। फिर बाद में क्लेम किया जाता है, फिर नया आंसर की आता है। लेकिन यहाँ तीनों को ही सही आप लोग मानिए। ठीक है, वो प्रोसेस वगैरह हर बार एग्जाम में मान के चलिए कि ऐसे प्रश्न आएंगे, 2-4 एकदम कंफ्यूजन वाले आएंगे जो आपका समय लेने के लिए ही बनाया जाता है खास करके। चलिए, अब अगला प्रश्न है यहाँ से। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? यह देह भाव भ्रांति है कथन किसका है? पुरुरवा, औशिनरी, उर्वशी या फिर महर्षि च्यवन? सभी लोग उत्तर दे रहे हैं। बी, ए, सी, अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। सी, उर्वशी। उर्वशी उत्तर आ रहा है। ठीक है, उर्वशी ही सही है। ठीक है, उर्वशी ही सही है। ऑसिनरी कहाँ से हो जाएगी? ऑसिनरी का कथन है ही नहीं। मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में उर्वशी का तृतीय भाग पढ़ना है, तृतीय अंक हमें पढ़ना है। उर्वशी में है कितने अंक? कुल कितने अंक है बताइए तो? कुल कितने अंक है? 5 अंक है। बहुत अच्छे, ठीक है। उर्वशी में कुल है 5 अंक। 5 अंक में से हमें तीसरा अंक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। और तीसरा अंक में है क्या? तीसरे अंक में है कि उर्वशी और पुरुरवा 1 वर्ष के लिए गंधमादन पर्वत पर जाकर वास करते हैं और वहीं पर जो उनके बीच में बातचीत होती है वो तीसरे अंक में वर्णित है। ठीक है, तीसरे अंक में वर्णित है। तो वही बातचीत के दौरान उर्वशी पुरुरवा से ये कथन कहती है। तो ये उर्वशी का कथन है। औसिनरी कौन है? तो पुरुरवा की पहली पत्नी है। महर्षि च्यवन, महर्षि च्यवन और सुकन्या एक अलग ही पति पत्नी है जो उर्वशी और पुरुरवा के बेटे को पालने का काम करते हैं। उर्वशी पुरुरवा के बेटे का नाम क्या है?
उर्वशी और पुरुरवा के बेटे का नाम आयु, बहुत अच्छे, ठीक है, आयु। और मनु और श्रद्धा के बेटे का नाम पूछा जाएगा तो मानव, वहां पर है मानव, लेकिन है दोनों ही मानव के ही प्रतीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, पुरुर्वः पुनरस्त परेहि दुरापनाबाद इबाहमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रीय है, इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी लोग ए जवाब दे रहे हैं। ए, बिल्कुल ए ही हमारा सही होगा, ऋग्वेद, ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद से ही इसके बीज भाव को उठाया गया है, ठीक है, पर ही आधारित है। और शुरुआत में ही तृतीय अंक के शुरुआत में इस पंक्ति को लिखा गया है, जो ऋग्वेद से ली गई है, ऋग्वेद से ही ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा नागार्जुन से। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती और अज, किसका उल्लेख है? पात्रों का नाम आपको बताना है। कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है, और ये कालिदास कविता एक संस्कृत के कवि है कालिदास, उन्हीं के ऊपर आधारित है, उन्हीं की रचनाओं के ऊपर आधारित है। नागार्जुन प्रश्न करते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो 3 ग्रंथों की चर्चा नागार्जुन करते हैं, ठीक है, 3 ग्रंथों की चर्चा करते हैं। सभी उत्तर दे रहे हैं डी, डी, ठीक है, यानी कि 4 नंबर हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा? बी, यक्ष है, इसमें यक्ष और यक्षिणी की चर्चा हुई है, यानी कि मेघदूत रचना की चर्चा हुई है। उसके बाद है इंदुमती, इंदुमती और अज की चर्चा हुई है, यानी कुमार संभवम की चर्चा हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये कविता भी रघुवंशम, कुमार संभवम और फिर मेघदूत की चर्चा हुई है, और ये कविता बहुत छोटी है, इसके एक एक लाइन को आप लोग पढ़ के रखिएगा, यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो मुख्य रूप से और इंदुमती की चर्चा है रघुवंशम रचना से। तो अभी तो पात्र पूछे हैं ना, अगली बार रचना पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन कौन सी रचनाओं का जिक्र हुआ है कालिदास कविता में। तो आप कहिएगा रघुवंशम की चर्चा हुई है, जिसमें पात्र है अज और इंदुमती। कुमार संभवम की चर्चा हुई है, जिसमें कामदेव और रति है, कामदेव और रति है। उसके बाद मेघदूतम की चर्चा हुई है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी पात्र है। तो 3 ग्रंथ को याद रखिएगा, और 3 मतलब कि 6 पात्र इसमें दिखाए गए हैं, इन 6 पात्रों को भी याद रखना है। कालिदास हमारे संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए आगे प्रश्न है, कथन दिया गया है, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। अभी आप बताइए, अभी हम लोग देखें कि मात्र 3 ही ग्रंथों का उल्लेख है और 6 पात्रों का उल्लेख है। अब 6 पात्रों में शकुंतला दुष्यंत तो कहीं है ही नहीं, और ऐसे कथन बना के दे दिया है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। एकदम ऐसे ही धोखा देने वाले ऑप्शन बनते हैं एग्जाम में, तो धोखा से दूर रहना है आप सभी को। कथन दूसरा में है कि साप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी से दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। नहीं, ये भी असत्य है, ये भी नहीं है, ठीक है, दोनों ही हमारा कथन असत्य है। तो हम ऑप्शन बी में चले जाएंगे, ऑप्शन 2 में, कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही असत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही असत्य है, ठीक है, दोनों ही असत्य है। चलिए आगे प्रश्न है, असाध्य वीणा से प्रश्न आ गया। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्रम वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में कविताओं को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
कम से कम उनके घटनाक्रम को याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी, फिर कौन सी। और असाध्य वीणा बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। असाध्य वीणा 1961 ईस्वी। बहुत अच्छा, ठीक है। असाध्य वीणा 1961 ईस्वी अज्ञे जी के द्वारा ये लिखा गया है। किसमें संकलित है? किस कविता संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार। बहुत अच्छे, आंगन के पार द्वार। अब इसमें से देखिएगा, ये जो पंक्ति है, मतलब इसमें से 2-3 पंक्तियां तो पहले पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है वन लाइनर में। इस बार क्या किया कि सीधे क्रम से बैठाने के लिए दे दिया। तो सभी लोग उत्तर क्या बता रहे हैं? बी। सभी लोग बी उत्तर बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सी को रखे हैं ना आप सब। सी है, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। बिल्कुल ये हमारा वन में आएगा, क्योंकि जैसे ही असाध्य वीणा की शुरुआत होती है तो दिखाया जाता है कि प्रियंवद केस कंबली आते हैं। प्रियंवद केस कंबली गुफा गेह आते हैं, गुफा में रहने वाले। उसके बाद जो राजा है उनको आसन देते हैं। आसन देने के बाद उनके उनके पास वीणा रखी जाती है कि लीजिए आप इस असाध्य वीणा को बजाइए। तब वो प्रियंवद कहते हैं कि राजन पर मैं तो कलावंत नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ, मैं तो केवल साधक हूँ, अभी जो साधना करता हूँ। उसके बाद उन्हें दे दिया जाता है वीणा। और वीणा बनाया किसने? अगर प्रश्न आएगा वीणा बनाया किसके द्वारा गया, तो वज्र कीर्ति के द्वारा। ठीक है, वज्र कीर्ति के द्वारा वीणा बनाया गया। ये जो वज्र कीर्ति है ये बहुत बड़े साधक थे और अपने पूरे जीवन को लगा करके मेहनत करते करते एक वीणा बनाते हैं। और वीणा जैसे बन के समाप्त होती है, वैसे ही वज्र कीर्ति का जीवन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, वज्र कीर्ति का जीवन भी समाप्त हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद वीणा राजा के पास ला करके दे दिया जाता है। अब राजा उस वीणा को रखे रहते हैं कि कोई तो आकर के इसे साध सकेगा, बजा पाएगा। लेकिन वीणा को कोई भी बजा ही नहीं पाता, इसीलिए वीणा का नाम रखा जाता है असाध्य वीणा। जिसको साधा ही ना जा सके, असाध्य वीणा। और इस पर चीनी जापानी लोक कथा का प्रभाव पड़ा हुआ है। चीनी जापानी लोक कथा का प्रभाव पड़ा है। और किस पेड़ से वीणा बनाई गई है? तो किरीटी वृक्ष से। ठीक है, किरीटी तरु से, किरीटी वृक्ष से इस वीणा को बनाया गया है। अब उसके बाद बहुत दिनों के बाद प्रियंवद को बुलाया जाता है और प्रियंवद आकर के कहते हैं कि राजन मैं तो कलावंत नहीं हूँ, मैं तो शिष्य हूँ, साधक हूँ। तो कहा जाता है ठीक है आप शिष्य ही हैं, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। तो क्या करते हैं जो प्रियंवद है, सर्वप्रथम तो अहम का त्याग करते हैं। वीणा को लेकर के एकदम क्रिएटिव वृक्ष को याद करते हैं। ठीक है, क्रिएटिव वृक्ष को याद करते हैं और कहते हैं हाँ मुझे स्मरण है। यानी कि वीणा को अपनी गोद में रख करके और स्मरण करते हैं, याद करते हैं क्रिएटिव वृक्ष को, जहां से वीणा बन के आई है ना, उनके एकदम आधार को याद करते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे स्मरण है, बदली कांत पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। तो ये जो ई नंबर है ये स्वयं मन ही मन बातें करते हैं, उस वक्त की पंक्ति है। तो ई नंबर हमारा सही होगा। फिर कहते हैं कि मुझे ओट दे ढक ले ओ शरण्य। यानी कि वीणा से, किरीटी वृक्ष से बातचीत करते हुए मन ही मन, आत्मा से ही बात करते हैं, समझिए प्रियंवद, और कहते हैं कि अब मुझे ओट दे, ढक ले ओ शरण्य मुझे। फिर कहते हैं कि किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ठीक है, मैं ही तो तेरे गोद में बैठा, यानी वीणा से कहते हैं कि हे वीणा आप मेरे गोद में नहीं, मैं आपकी गोद में बैठा हूँ और एक मोद भरा बालक हूँ। ठीक है, मैं एक मोद भरा बालक हूँ। तो इस तरीके से हमारा ए वाला कथन आएगा। और फिर वीणा बज जाती है, और जैसे वीणा बजती है तो वहां उपस्थित राज दरबार में जितने लोग उपस्थित होते हैं सब अपने अपने रुचि के अनुसार संगीत सुनते हैं। राजा भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, रानी भी प्रसन्न होती है। तो रानी क्या गिफ्ट करती है बताइए तो? रानी क्या गिफ्ट करती है प्रियंवद को? सतलड़ी माला। ठीक है, सतलड़ी माला देती है खुश होकर के। और फिर राजा कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया,
जिस वीणा को आज तक लोग साध नहीं पाए, आप उसको साध लिए। तो फिर प्रियव्रत कहते हैं कि श्रेय नहीं था कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ठीक है, वीणा बजाने के बाद भी अपना श्रेय नहीं लेते हैं, कहते हैं कि देखिए मेरा श्रेय कुछ नहीं था, मैं तो खुद ही शून्य में डूब गया था, मुझे भी नहीं पता कि वीणा कैसे बज उठी है। ठीक है, तो यही है, अंतिम में पंक्ति ये होती है, तो हमारा दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ऐसे कविता की पंक्तियों का क्रम लगाने के लिए आपको कथा वस्तु पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पाल कर बैठी है? पूरे प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति जो है किसको पाल करके बैठी है? मुर्गे और तीतर, हिरन और मुर्गाबी, भेड़ और अकरी, कंधे और ऊंट, गधे और ऊंट, कंधे नहीं गधे और ऊंट, गधे और ऊंट। तो वहां गधा ऊंट तो था नहीं, भेड़ बकरी भी था नहीं, क्या अकरी हो गया, बकरी है ये, भेड़ और बकरी। हिरन और मुर्गा ये भी नहीं है। मुर्गे और तीतर, बिल्कुल आप सभी लोग ये जवाब दे रहे हैं। मुर्गे और तीतर पाल करके सतपुड़ा के घने जंगल के अंदर में, बहुत ही अंदर, गोंड जनजाति रहती है, जो सिर्फ खुद से मतलब रखती है, किसी और से नहीं। ठीक है, तो सतपुड़ा का जो जंगल है वो मध्य प्रदेश में है, बहुत ही भयानक सा जंगल है, बहुत ही बड़ा जंगल है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी इसी जंगल को आधार बना करके इस कविता को लिख रहे हैं, और इस कविता की पूरी पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बार आप पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी कविता है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी जो हम लोग देखे सतपुड़ा के घने जंगल, ये संकलित किस में है, किस कविता संग्रह में, किस कविता संग्रह में संकलित है? तो गीत फरोश में संकलित है। ठीक है, हाँ, सतपुड़ा के जंगल यानी 7 पहाड़ों से घिरा हुआ जंगल गीत फरोश कविता संग्रह में संकलित है, इसको याद रखेंगे, गीत फरोश में संकलित है। चलिए अगला प्रश्न है कि गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि गीत फरोश एक अलग कविता है और कविता संग्रह भी है। इसी कविता संग्रह में सतपुड़ा के जंगल प्रकाशित हुआ। अब पूछा है कि गीत फरोश जो कविता है, फरोश का अर्थ होता है बेचना, गीत का अर्थ गीत यानी गीत को बेचना, तो गीत को जब बेचना पड़ता है इन्हें, तो दुख जाहिर करते हुए ये कविता लिखते हैं। तो कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। ठीक है, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। बिल्कुल, आगे है कि कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, कोई भी कवि क्यों ना हो, केवल अपनी खुशी के लिए गीत नहीं लिखता है, वो पाठक की मर्जी से, ग्राहक की मर्जी से गीत लिखता है। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र को शौक नहीं था, उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो अपनी कविताओं को बेचे, लेकिन बहन की शादी करनी थी, बहन की शादी करनी थी, घर में आर्थिक समस्या आ जाती है, तो फिर क्या करते भवानी प्रसाद मिश्र, इसीलिए उन्हें फिर अपने द्वारा लिखे हुए गीत को बेचना पड़ता है। ठीक है, फिर जैसे ग्राहक की मर्जी होती है, वैसे ही कवि को फिर गीत लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सही कथन हमसे पूछा है, तो 3 और 4 को काट दीजिए, क्योंकि 3 और 4 तो सही होगा नहीं, तो बचा क्या हमारे पास, बी। ठीक है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, फिर से सतपुड़ा के जंगल से आ गया। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक शाल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। इन पंक्तियों का क्या आशय है कि जंगल घना और भयावह है? तो आप कहेंगे हाँ वो तो है, लेकिन ठीक है, हमें सही करना है वैसा ऑप्शन जो ज्यादा सही हो। तो जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है? नहीं। सभी का उत्तर क्या आ रहा है?
सी। सी आ रहा है सभी का उत्तर? बिल्कुल सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आप अंतिम लाइन में देखिएगा क्या बोला गया, एक चुनौती ही तो दी गई है ना सबको, कि बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। एक चुनौती दी गई है कि जिस जंगल में हवा भी नहीं घुस पाती है, अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो तुम प्रवेश करके दिखाओ। ठीक है, प्रवेश करके दिखाओ। उसके बाद ये भी बता देते हैं कि सतपुड़ा के जंगल के अंदर गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, उनमें बहुत साहस है। ठीक है, बहुत हिम्मत वाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? विशेषण यानी कौन कौन सी विशेषता बताई गई है जंगल की। अब जब तक कविता नहीं पढ़ेंगे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कविता पढ़ेंगे तो जग जगमगाते जगे जाग, जगमगाते जगे जागे, ऐसा तो कुछ आप पढ़े नहीं है। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ये आप पढ़े हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा। उसके बाद चिलचिलाते जले नहीं, चिलचिलाते जले नहीं, उस जंगल के अंदर धूप का प्रवेश ही नहीं हो पाता है, तो चिलचिलाते जले जंगल होगा ही नहीं। घिनौने घने, लताओं से बने जंगल घिनौने और घने जंगल है, तो ये सही होगा। कंप से कनकने जंगल, यानी अंदर हिंसक पशु भी है, शेर है, बाघ है, एक बार जब वो दहाड़ते हैं ना, तो एकदम कंपन होने लगती है पूरे जंगल में, तो कंप से कनकने जंगल है ये। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा बी, डी और ई सही होगा। सभी लोग डी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल डी हमारा सही है। तो याद रखे रहिएगा, ठीक है। कविता को तो 2-3 बार और ही पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा भी लगेगा इसको पढ़ने में। अब अगला प्रश्न है, ये 2023 में ही पूछा है दिसंबर वाला एग्जाम में। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? अब बताइए, अगर आप पीवाईक्यू ही सिर्फ पढ़े रहते, मान लीजिए कविता ना भी पढ़ पाते, फिर भी आप सही कर ले जाते, क्योंकि पीवाईक्यू में ही बताया गया है कि जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो क्या पाल कर बैठे थे, तो मुर्गे और तीतर पाल कर बैठे थे। यहाँ सीधा सीधा पूछ लिया है कि कौन सी जनजाति का उल्लेख है, तो गोंड जनजाति का उल्लेख है। ठीक है, और ये लोग किस त्योहार में नाचते गाते हैं, किस त्योहार का जिक्र हुआ है जब ये लोग ढोल भी बजाते हैं, नाचते भी है? होली का जिक्र हुआ है। ठीक है, हो सकता है अगली बार त्योहार वगैरह कुछ पूछ ले। तो होली का जिक्र हुआ है इसमें, जब सभी लोग मिल करके नाचते गाते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं, और सभी काले काले व्यक्ति है, एकदम तगड़े व्यक्ति है, इस तरीके से उल्लेख हुआ है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्ता लोक स्नात पुरुष, एक रहस्य साक्षात, एक रहस्य साक्षात। क्योंकि लेखक लेखक जो व्यक्ति सामने से प्रवेश किया उसको जानता ही नहीं है, नहीं जान रहा है, इसीलिए वहां पर रहस्य है। जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो वहां पर रहस्य होता है। तो उपर्युक्त पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से है? ये आसान है, किस कविता से? अंधेरे में कविता से है। सभी लोग जवाब दे रहे हैं बी, बिल्कुल अंधेरे में कविता से ये पंक्तियां ली गई है। अंधेरे में कविता बहुत ही लंबी कविता है। अब बता दीजिएगा इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी, और ये कविता किस कविता संग्रह में संकलित है वो बताइए। किस कविता संग्रह में संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्ति बोध अज्ञे जी के दोस्त है। अज्ञे जी भी कहते हैं ना कि अब मुझे नए उपमान चाहिए, ये उपमान मैले हो गए हैं, यानी कब तक हम चांद और तारों से ही तुलना करेंगे, अब हमें नए उपमान चाहिए। वो तो घास और कलगी बाजरे की वो सब उपमान देते हैं, और वही चीज है जो यहाँ पर मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध भी लोगों को बताना चाहते हैं कि चांद को आप लोग कब तक अच्छा समझिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसीलिए व्यंग करते हुए वो अपने कविता संग्रह का नाम ही रखते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, अंधेरे में कविता इसी में संकलित है, और ये पंक्ति अंधेरे में कविता की है। बहुत लंबी कविता है ये, बहुत लंबी, क्योंकि अज्ञे जी खुद ये मुक्ति बोध जी खुद ही स्वीकार करते हैं कि छोटी कविताएं तो मुझसे लिखी ही नहीं जाती, मैं नहीं लिख पाता छोटी कविताएं। अब अगला है कि अंधेरे में कविता में
पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। अंधेरे में कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई है, तो कवि कल्पना के अंदर भी कल्पना करता है। तो अचानक से देखता है कि जो कवि है वो समाज के उन लोगों का चेहरा देख चुका है जो दिखाते कुछ और है लेकिन रहते कुछ और है। तो कवि तो सभी का चेहरा देख चुका है, तो बेचारा भाग रहा है। भागते भागते वो अचानक से इस पागल से मिलता है और वो छुप जाता है पेड़ के पीछे और छुप के देखता है कि पागल क्या क्या बातें कर रहा है। तो पागल के द्वारा जो जो पंक्तियां गाई गई है, पंक्तियां लिखी गई है, उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्या जिया, इस पंक्ति को अलग से वन लाइनर में पीवाईक्यू में पूछ लिया गया है। इस बार मिक्स करके दिया। ठीक है, मिक्स करके दिया। सभी लोग उत्तर बता रहे हैं ए। सभी लोग ए बता रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ए में बोला गया है कि मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। बिल्कुल ये सही है। अरे मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, सही है। जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, यानी माँ को ही निकाल दिया। ये भी पागल के द्वारा ही गाया गया गीत है। ये दोनों हो गया। उसके बाद ई नंबर हमारा सही है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मुक्ति बोध की पंक्ति है। तो हमारा ए बी और ई सही हो जाएगा, तो वन सही है। ठीक है, ए बी और ई यानी कि वन सही है। बी वाला, हाँ, ये जो बी वाला है ना, ये भी अलग से क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा गया है कि जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, किस कविता की पंक्ति है? तो अंधेरे में कविता की पंक्ति है। तो पीवाई क्यू है, यहाँ पर 3 पंक्तियां दी गई है। तीनों पंक्तियों को अच्छे से याद रखिएगा कि अंधेरे में कविता से पंक्ति ली गई है, क्योंकि अगले बार हो सकता है वन लाइनर में पूछ दिया जाए। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता में काव्यवाचक, काव्यवाचक जो लेखक है, किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? किसे संबोधित करता है? टॉलस्टॉय, गांधी जी, सिरफिरा पागल या तिलक? तिलक जी को। तिलक जी को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई है। लोकमान्य तिलक, तो तिलक को ही पिता ओ पिता कह करके पुकारा जाता है। गांधी जी की भी चर्चा हुई है, टॉलस्टॉय की भी चर्चा हुई है और सिरफिरे पागल की भी चर्चा हुई है अंधेरे में कविता में। ठीक है, तो पात्र भी पूछे जा सकते हैं कि अंधेरे में कविता से संबंधित पात्र कौन कौन है, किसकी किसकी चर्चा हुई है। तो याद रखिएगा, टॉलस्टॉय, गांधी जी, सिरफिरा पागल और तिलक जी, इन चारों की चर्चा हुई है। ठीक है, इन चारों की चर्चा हुई है। अब देखिए अगले साल, मतलब जब ये प्रश्न पूछा गया, तो अगले बार फिर प्रश्न को कैसे घुमा दिया गया? घुमा दिया गया कि मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। अब आपको वही चीज दिया है, ठीक है, जो पीवाईक्यू में पूछ लिया गया है। अगर आप उन चारों ऑप्शन को याद रखते, इसको भी सही कर ले जाते। तो यहाँ दे दिया है टॉलस्टॉय, सार्त्र, बुद्ध, तिलक, गांधी। अब याद कीजिए पीछे हम लोग कौन कौन सा नाम पढ़े थे। टॉलस्टॉय पढ़े, बिल्कुल पढ़े। तिलक जी पढ़े, बिल्कुल पढ़े। तिलक को तो पिता हो पिता कहकर पुकारा गया है। गांधी जी को पढ़े, बिल्कुल पढ़े। तो किन किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है? तो टॉलस्टॉय, तिलक और गांधी जी का उल्लेख है। समझ में आई बात, कैसे प्रश्न घुमा के दिया जा रहा है? तो बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझिए, समझते जाइए। और पीवाईक्यू में अगर 4-5 पंक्तियां दी गई है, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। हो सकता है अगले बार वन लाइनर में पूछ लिया जाए। कोई वन लाइनर का प्रश्न है तो उसे भी अच्छे से याद रखिए। हो सकता है अगले बार कथन बना बना के पूछ लिया जाए। मिक्स करके पूछता ही है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सी। सभी लोग सी जवाब दे रहे हैं, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी, डी और ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूल गलती, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहन करके। ठीक है, तो भूल गलती कविता भी 1964 ईस्वी में चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। ठीक है, 1964 में चांद का मुंह टेढ़ा है उसी में संकलित है। अब पूछा गया है कि भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? बदायूनी, इब्न बतूता,
अल गजाली, इब्ने सीना, अल बरूनी। अब जब तक आप इस कविता को नहीं पढ़े रहेंगे आप नहीं जवाब दे सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं? सी, डी। डी जवाब दे रहे सभी लोग। डी ही हमारा सही है। ठीक है, डी हमारा सही है। यानी कि अल गजाली की चर्चा हुई है, इब्ने सीना और अल बरूनी, ये सब दार्शनिक है, अपने समय के दार्शनिक है जो भारत में आए थे। कविता की पंक्तियां ही आप लोग यहाँ देख लीजिए। वह कैद करके लाया गया ईमान। भूल गलती में भूल गलती कौन है? भूल गलती कविता में भूल गलती है कौन? तो भूल गलती वह है, जैसे कि भूल गलती दो शब्द हुए हैं ना। अब हम लोग एक एक शब्द में कह दे तो कह सकते हैं सरकार, लेकिन भूल गलती से समझिएगा। भूल उसे कहते हैं जो हमसे भूल से हो जाए। ठीक है, भूल से हो जाए, हम लोग समझ ना पाए और उस चीज को कर दे। और गलती भी वही चीज है कि गलती हम लोग करते हैं, एक तो भूल से गलती करते हैं, एक जानबूझ करके गलती करते हैं। तो यहाँ पर है कि भूल गलती, यानी कि हम लोग भूल से गलती कर चुके हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता पक्ष पर स्थान दे चुके हैं, उन्हें हम लोग स्थान दिए हुए हैं कि जो हमारी ही भूल गलती का परिणाम है, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। वो कैद करके लाते हैं ईमान को, कैद करके लाते हैं ईमान को। लेकिन ईमान कौन है? तो ईमान एकदम निगाहों में निगाहें डालने वाला है, वो माफी मांगने वाला, अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। तो वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। सब खामोश, जितने भी दरबार में हैं सब इस दृश्य को देखकर खामोश हो जाते हैं। कौन कौन? मनसबदार, शायर और सूफी, जितने भी दरबार में शायर है, सूफी है, सभी खामोश। क्योंकि किन्हीं की हिम्मत नहीं है कि वो बादशाह के आंखों में आंखें मिला करके बातचीत करे। लेकिन जो ईमान है, जिसको जंजीरों में जकड़ के लाया गया है, उसके शरीर पर कई चोटें हैं, लेकिन फिर भी वो आंखों में आंख मिला रहा है वो। तो कौन कौन खामोश है? मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्ने सीना, अल बरौनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। तो यहीं पर इतने लोगों की चर्चा हुई है और यहीं से प्रश्न बना दिया गया है। अल गजाली दार्शनिक है, सूफी भी है, इब्ने सीना भी दार्शनिक है और चिकित्सक है, अल बरूनी महमूद गजनवी का कवि है। ठीक है, इन तीनों की चर्चा हुई है, अल गजाली, इब्ने सीना, अल बरूनी। अभी प्रश्न देखिएगा, तो अल गजाली, इब्ने सीना, अल बरूनी एकदम क्रम से ही दिया है, जिस तरीके से उल्लेख हुआ है वही क्रम दिया है यहाँ पर। तो ये हम भूल गलती में आए हुए पात्र हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यह कथन किस कविता में है? यह कथन किस कविता में है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा। ए, सभी लोग जवाब दे रहे हैं नक्सलबाड़ी, बिल्कुल नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी कविता जो है किस कविता संग्रह में संकलित है, पहले वो बताइए। ये कविता है धूमिल की, कविता है धूमिल की। संकलित किसमें है? किस कविता संग्रह में? संसद से सड़क तक। बहुत अच्छे, ठीक है, संसद से सड़क तक में संकलित है। चीजों को याद करते ही जाइएगा। नक्सलबाड़ी बंगाल में एक स्थान का नाम है, बंगाल का एक स्थान है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। इस स्थान में नक्सल आंदोलन होता है। नक्सल आंदोलन होता है कि जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो जमींदारों पर जा करके हिंसात्मक प्रहार करते हैं। ठीक है, अपनी देखते हैं कि जब हमारा हक अत्यधिक छीना जा रहा है, तब नक्सलवाद का जन्म होता है और वो लोग जा करके हिंसात्मक रूप से जमींदारों पर हमला करते हैं। इसीलिए नक्सलवाद एक वहां जन्म होता है, आंदोलन होता है, और उसी को आधार बना करके नक्सलबाड़ी कविता धूमिल लिखते हैं। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है और ये नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं इस कविता में।
ठीक है, क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ठीक है, दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। अब आगे है, और धूमिल, धूमिल को याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है 1936 ईस्वी में। जन्म कब हुआ, 1936 ईस्वी में जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुई, मात्र ये 38 वर्ष ही जिए थे। ठीक है, मृत्यु 1975 ईस्वी, मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई है। मात्र ये 38 वर्ष का जीवन जीते हैं, और इतने ही जीवन में, इतने मतलब बिना किसी से डरे, ठीक है, खुल के अपनी बातों को लिख देना, वो भी सरकार के खिलाफ, ये धूमिल के अलावा किसी और कवि में उतनी हिम्मत नहीं थी। तो धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है, दया है अकाल की पूंजी। तो ये है नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा, मोचीराम, किसमें, दूसरा नंबर सभी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल अकाल दर्शन। अकाल दर्शन का अंतिम लाइन है कि एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है, एकदम अंतिम लाइन है, वहीं से ये पंक्ति दे दी गई है। ये सब छोटी छोटी कविताएं हैं, इनको पूरा पढ़े रहिएगा। ठीक है, अकाल दर्शन हो गया, नक्सलवाड़ी हो गया, और मोचीराम हो गया। मोचीराम भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे पंक्ति है सहमति। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। तो ये एकदम शुरुआत की पंक्ति है, एकदम शुरू होने वाली पंक्ति है। तो यह पंक्तियां किस कविता से ली गई है, धूमिल की पंक्तियां हैं, और अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद और मोचीराम। सभी लोग भी कह रहे हैं, बिल्कुल नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी की एकदम शुरुआत की पंक्ति है। ठीक है, एकदम शुरुआत की पंक्ति है कि सहमति, खुद ही कहते सहमति, फिर कहते नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। बालिगों यानी जो बालिग हो चुके हैं, जो 18 वर्ष उम्र पार कर चुके हैं, उनके बीच चालू मत करो। तो नक्सलवाड़ी की पंक्ति है। चलिए अगला है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है, 4, 2, 5, 3। रोटी और संसद, किसे किसे की कविता याद है बताइएगा। रोटी और संसद किस कविता संग्रह में संकलित है, याद है ना सभी को, ठीक है, बहुत छोटी सी कविता है, सभी को याद होनी चाहिए। अब बता दीजिए किस कविता संग्रह में संकलित है। कल सुनना मुझे, ठीक है, बिल्कुल कल सुनना मुझे। हम लोग ऐसे याद रखिएगा कि रोटी और संसद, जैसे आप सरकार से रोटी की बात करेंगे तो वो कहेंगे कल सुनना मुझे, क्या कहेंगे, कल सुनना मुझे। तो इस ट्रिक से हमें याद हो जाएगा। और संसद से सड़क तक जाने वाले रास्ते में हम मोचीराम को देखते हैं। ठीक है, हम मोचीराम को देखते हैं, यानी मोचीराम कविता संसद से सड़क तक में संकलित है। नक्सलबाड़ी को देखते हैं, यानी नक्सलबाड़ी संसद से सड़क तक में संकलित है। उसके बाद अकाल दर्शन देखते हैं, तो अकाल दर्शन भी संसद से सड़क तक कविता संग्रह में संकलित है। 3 कविताएं उधर याद कर लिए। और रोटी और संसद, कल सुनना मुझे, जैसे रोटी की बात आएगी तो कल सुनना मुझे याद हो जाएगा। इसमें 3 व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, बिल्कुल सभी का उत्तर सही है, 3 व्यक्तियों का। इसमें पंक्ति है ना कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वह तीसरा व्यक्ति कौन है। मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है, मेरे देश की संसद मौन है। तो 3 व्यक्तियों की चर्चा हुई है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी और अकाल था, जिनमें कल आदमी और अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है, किस कवि की है, नागार्जुन, धूमिल, मुक्तिबोध, लीलाधर जगोड़ी। बिल्कुल सभी का जवाब सही है, सी नंबर, धूमिल की पंक्ति है ये, धूमिल की पंक्ति है।
बता दीजिए किस कविता से ली गई है, किस कविता की पंक्ति हो, बता दीजिए। नक्सलबाड़ी, बहुत अच्छे, ठीक है। नक्सलबाड़ी की पंक्ति है, नक्सलबाड़ी की ये पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार प्रश्न पूछे तो ये पूछ दे कि किस कविता की पंक्ति है, तो नक्सलबाड़ी की पंक्ति है। चलिए, प्रश्न तो समाप्त हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी प्रश्नों को एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और रिपीटेड होने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।